दोस्तों, मैं दीपक वर्मा जीएस फैकल्टी अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका दोबारा स्वागत करता हूं। हम लोग आज देखेंगे ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट। जो ज्योग्राफी का पहला पार्ट मैं इसके पहले डाल चुका हूं और मुझे इससे बहुत सारे जो है लाइक और सब्सक्रिप्शन मिले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग ब्रह्मांड और सौर तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और साथ में सूर्य के बारे में भी अध्ययन करेंगे और साथ में जितने भी ग्रह हैं और जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, जितने भी कॉमेट्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। या एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जितने आकाशीय पिंड हैं, उसके बारे में आज अध्ययन करना है। तो शुरू करते हैं आवर यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम का दूसरा पार्ट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि हमारा यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में जो मैंने अभी तक आपको ये बता रखा है कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हमें सूर्य के बारे में बताना है, तो देखिए ये आपके सामने एक सूर्य का फिगर जो है मैंने बना रखा है। इस सूर्य के फिगर में जो सबसे अंदर का जो हिस्सा है, इसको हम लोग कोर कहते हैं। कोर या कहीं कहीं हिंदी में क्रोड भी लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश में इसको कोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाहर का जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं फोटोस्फेयर। क्या बोलते हैं दोस्तों? फोटोस्फेयर, यानी कि प्रकाश मंडल। तीसरा जो हिस्सा है, तीसरा जो भाग है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं वर्णमंडल, यानी कि क्रोमोस्फेयर, वर्णमंडल। ठीक है, इसके बाद वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, जो एक छल्ले की तरह, लपट की तरह चमकता हुआ आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोना यानी कि किरीट। कोरोना यानी कि किरीट। अब इनको जो है इनके ताप और इनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कोर का। देखिए, सूर्य एक आग का गोला है, सभी जानते हैं, लेकिन सूर्य एक आग का गोला कैसे है? इतनी ऊर्जा, इतनी ऊष्मा इसमें कैसे उपस्थित होती है, कैसे जो है उत्सर्जित होती है, इसके बारे में समझेंगे। तो कोर एक ऐसा भाग है जिसमें नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हमेशा होती रहती है, क्षण प्रति क्षण होती रहती है। ये सबसे पहली इसकी विशेषता है कोर भाग की। अच्छा, कोर भाग क्या एक महत्वपूर्ण और भी विशेषता है इसका, न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण जो है इसको एक भट्ठी के नाम से भी, यानी एक फर्नेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसका तापमान कितना होगा दोस्तों? तो इसका तापमान जो है 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। इसका तापमान 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ज़्यादा तापमान जो है सूर्य के केंद्र में, यानी कोर वाले हिस्से में पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा तापमान होगा वहाँ से तमाम प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा उत्सर्जित होती रहेंगी और सूर्य से निकलकर पूरे सौर मंडल में, पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो पहला भाग है जिसको हम लोग कहते हैं कोर। अब दूसरा भाग जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। आप देख रहे हैं कोर के बाद का जो दूसरा हिस्सा हमने बना रखा है, इसको हम लोग प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो फोटोस्फेयर है, अगर आप सूर्य की तरफ ध्यान देखेंगे तो बीच में एक उजला श्वेत यानी कि सफेद रंग का भाग चमकता हुआ दिखाई देता है, वही फोटोस्फेयर है। यदि हम बात करें सूर्य की सतह की, तो सूर्य की सतह जो है फोटोस्फेयर को ही माना गया है। सूर्य की जो सतह है वो फोटोस्फेयर, यानी कि जो सरफेस ऑफ द सन है, इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोस्फेयर। सूर्य की सतह को ही हम लोग फोटोस्फेयर कहते हैं। ये श्वेत यानी कि सफेद चमकता हुआ दिखाई देता है। समझ में आया दोस्तों? लेकिन इसका जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस। किताबों में आपको 5800 डिग्री फ़ारेनहाइट्स भी दिया रहता है,
सॉरी फ़ारेनहाइट्स नहीं, 5800 डिग्री केल्विन भी दिया रहता है, लेकिन इसका तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसकी विशेषता क्या है? फोटोस्फीयर, मैंने आपको पहले ही बताया, फोटोस्फीयर जो है सूर्य की सतह कहलाती है। अच्छा दोस्तों, फोटोस्फीयर में कुछ ऐसे चमकशील काले जो है पदार्थ, काले जो है धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों को, इन चमकशील धब्बों को, काले धब्बों को जो है हम लोग सोलर स्पॉट यानी सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सौर कलंक के नाम से जानते हैं, यानी कि सोलर स्पॉट के नाम से जानते हैं। सोलर स्पॉट की विशेषता बहुत ही यूनिक होती है, अद्भुत होती है, और इसका जो है सोलर स्पॉट के वजह से भी बहुत सारे प्रभाव हमारे सौर तंत्र में दिखाई देते हैं, जिसके बारे में हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये सोलर स्पॉट जो है किस में पाया जाता है? फोटोस्फीयर में ही पाया जाता है, फोटोस्फीयर में ही उपस्थित होता है। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि अचानक से 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बाद जब हम सूर्य की सतह पर पहुंचते हैं, यानी फोटोस्फीयर में जब पहुंचते हैं, तो तापमान अमूमन इतना घट क्यों जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो आज ही आप समझेंगे, और आज आप इस बारे में समझ जाएंगे कि ऐसा फोटोस्फीयर में क्या है जिसका तापमान, जिससे जो है सूर्य, उसका तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि कोर के बाद जो है आप देखेंगे, एक मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई है, ये डॉटेड लाइन संवहन घेरा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संवहन घेरा। संवहन घेरा कहलाता है, यानी कॉन्वेक्सिव लेयर के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो कॉन्वेक्सिव लेयर के नाम से जाना जाता है, यानी संवहन घेरा के नाम से जाना जाता है। और ये संवहन घेरा जो है विभिन्न प्रकार के धातुओं तथा विभिन्न प्रकार के गैसों का एक लेयर होता है, जिसके वजह से जो है तापमान, कोर का तापमान अधिक होता है, जबकि उस लेयर को पार करके तापमान कुछ कम हो जाता है, जिसके वजह से फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो तीसरा पार्ट है, जिसको हम लोग वर्णमंडल कहते हैं। दोस्तों, वर्ण का मतलब कलर होता है, यानी कि रंग होता है। इंग्लिश में इसको क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। वर्णमंडल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि सूर्य का ये वाला हिस्सा जो है वो लाल, या ये कह सकते हैं हल्का गुलाबी चमकता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रंगीन चमकना, रंगीन चमक। इसकी चमक जो है रंगीन होती है, और बेसिकली जो है रंगीन में बेसिकली लाल और गुलाबी कलर की चमकती हुई दिखाई देती है, इसीलिए इसको हम लोग वर्णमंडल कहते हैं। दोस्तों, इसका तापमान जो है 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान कितना होता है दोस्तों? तो बस 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्णमंडल की विशेषता ये होती है कि इसमें श्वेत प्रकाश की विभिन्न प्रकार की, अब आपने देखा कि ये जो फोटोस्फीयर है, इससे श्वेत प्रकाश, अब यहाँ से संवहन घेरे से जब बाहर, संवहन घेरा कह रहे हैं, ये श्वेत प्रकाश जब यहाँ से बाहर निकलती है तो एक स्पेक्ट्रम में, कलर स्पेक्ट्रम में विभक्त हो जाती है, जैसा कि आप डिस्पर्जन के समय यानी वर्ण विपथन के समय आप देखते हैं, प्रकाश के वर्ण विपथन के समय देखते हैं। तो उन्हीं स्पेक्ट्रम्स के बनने के कारण ये चमकीला यानी कि रंगीन दिखाई देता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका तापमान 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद जो है आगे का जो ये जो चमकता हुआ लपट की तरह, फ्लेम की तरह चमकता हुआ जो भाग आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, ये जो भाग आप देख रहे हैं, एक्चुअली में ये भाग जो है जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोरोना भाग कहते हैं, या हिंदी में किरीट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली किरीट जो है आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में जब आप देखते हैं सूर्य की तरफ, तो सूर्य के चारों तरफ एक रिंग चमकता हुआ दिखाई देता है, एक अंगूठी चमकता हुआ दिखाई देता है। वो अंगूठी दोस्तों और कुछ नहीं है, वही अंगूठी जो है, वही रिंग जो है जिसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। और कोरोना की विशेषता ये होती है दोस्तों, ये कोरोना की विशेषता ये होती है कि
इसका तापमान जो है, इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? 27 लाख डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। तो ये जो है, जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये सूर्य के जो है अलग अलग मंडल हैं और उनकी विशेषता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि सोलर स्पॉट क्या होता है, और इस तरह से सोलर स्पॉट चक्र यानी सोलर स्पॉट साइकिल किसको कहते हैं। सोलर स्पॉट साइकिल जो है, सोलर स्पॉट साइकिल यानी कि चक्र, सोलर स्पॉट चक्र जो है एक ऐसा चक्र है जिसमें आपने देखा ये जो सौर कलंक है वो 11 वर्षों तक जो है धीरे धीरे बढ़ता है। सौर कलंक जो है वो 11 वर्षों तक क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है और अगले 11 वर्षों तक धीरे धीरे कम होता है। यानी कुल मिला के कितना हो गया? 22 वर्ष हो गया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सौर चक्र जो है, कभी भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सौर चक्र का काल क्या होता है, तो सौर चक्र का जो काल होता है वो 22 वर्ष का होता है। मतलब पहले 11 वर्ष जो है ये पहले 11 वर्ष जो है ये सोलर स्पॉट साइकिल जो है या सौर कलंक साइकिल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और दूसरे 11 वर्ष ये धीरे धीरे कम होने लगता है। एक विशेषता ये है कि अगर ये बढ़ने लगे, अगर ये सौर कलंक जो है अगर बढ़ने लगता है तो उससे होता क्या है, उससे प्रभाव क्या पड़ता है, आइए देखते हैं। पहले जो सौर कलंक जब 11 वर्षों तक बढ़ता है, तो जब ये बढ़ता है तो इससे विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ईएम वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे इनसे विभिन्न प्रकार की निकलती हैं। और इनकी विशेषता ये है कि जब ये बढ़ने लगते हैं तो हमारी पृथ्वी पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं या जितने भी दूर संचार यंत्र हैं, टेलीकम्युनिकेशंस जो है इक्विपमेंट हैं, उन टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में जो है खराबी उत्पन्न हो जाती है। या ये कह सकते हैं कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगों से चलने वाले यंत्र हैं, जैसे कि टीवी हुआ, जैसे कि रेडियो हुआ, जैसे कि टेलीफोन हुआ, इस तरह के जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगों से चलने वाले जितने भी उपकरण होते हैं उनमें खड़खड़ाहट, भड़बड़ाहट और इस तरह की डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाती है। ये इसकी विशेषता है। और जब ये धीरे धीरे कम होने लगता है तो इसकी तो जो है समस्या जो भी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस तरह से हमने आपको सूर्य के बारे में और सूर्य के विभिन्न परतों के बारे में मैंने बताया। अब कुछ जो उत्पत्ति कैसे हुई, सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में एक विशेष जो है कहावतें मानी जाती है कि पहले सूर्य जो है, जो सूर्य था उसके ऊपर एक बड़ा सा कॉमेट्स यानी एक बड़ा सा धूमकेतु जाकर टकराया। इस धूमकेतु के टकराने से जो है सूर्य के विभिन्न छोटे छोटे टुकड़े हुए। इन छोटे छोटे टुकड़ों में ही जो है सौर तंत्र की उत्पत्ति हुई, जिनमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है आकाशीय पिंडों को देखते हैं। जैसे सौर तंत्र के विभिन्न ग्रहों को देखते हैं, जैसे सौर तंत्र के विभिन्न क्षुद्र ग्रहों को यानी एस्टेरॉइड्स को देखते हैं, सौर तंत्र के विभिन्न जो है मेटेराइट्स को देखते हैं, सौर तंत्र के विभिन्न कॉमेट्स को देखते हैं, इन सब के बारे में, और साथ में जो है डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रहों को भी देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सूर्य जो है इसमें और क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया कि सूर्य जो है, सबसे पहले तो सूर्य की जो आयु है, आयु यानी कि इसका जीवन काल है, लाइफ स्पैन जो है इसका 4.5 अरब वर्ष है। कितना है? 4.5 अरब वर्ष है। 4.5 अरब वर्ष जो है ज्ञात की गई है। ठीक है, इसके बाद सूर्य का जो व्यास है यानी कि इसका व्यास जो है यानी डायामीटर है, सूर्य का व्यास यानी कि सूर्य का डायामीटर जो है वो कितना है? सूर्य का डायामीटर जो है लगभग 13,92,000, लगभग कितना दोस्तों? 13,92,000 जो है किलोमीटर है। 13,92,000 किलोमीटर अभी सूर्य की जो है व्यास यानी कि इसके जो डायमीटर को मापा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है सूर्य का घनत्व जो है कितना है? घनत्व, जितने भी आकाशीय पिंड है उनका कुछ ना कुछ घनत्व होता है, तो उसमें सूर्य का घनत्व जो है वो कितना है? 1.49 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ 1.4 ग्राम प्रति
सेंटीमीटर घन, यानी पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये सूर्य का घनत्व है। ठीक है, इसके बाद जो है सूर्य की एक विशेषता ये भी है कि जो सूर्य है वो पूरे सौर तंत्र का मुखिया है, जिसमें आप पूरे सौर तंत्र की अगर बात करें तो सौर तंत्र में जो है 99% भाग केवल सूर्य का है, केवल सूर्य, ओनली सन का, केवल सूर्य का 99% भाग है, जबकि 1% में सिर्फ और सिर्फ 1% में अन्य जितने भी ग्रह, आकाशीय पिंड जो है इस सौर तंत्र से संबंधित जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% में जो है गिने जाते हैं। तो इस तरह से सूर्य के बारे में हमने तमाम चीज़ें पढ़ी। तो आइए अब इसके बाद जो है सौर तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं, सौर तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं और उनमें कौन कौन से ग्रह हैं इसके बारे में भी समझने का प्रयास। देखिए, सौर तंत्र में, सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सौर तंत्र किन किन आकाशीय पिंडों से मिलकर बना है, इसके बारे में देखिए। सौर तंत्र मुख्यतः तीन तरह के आकाशीय पिंडों से मिलकर बना है, जिसमें पहले को हम लोग कहते हैं परंपरागत ग्रह, यानी कि कॉन्वेंशनल प्लैनेट्स, परंपरागत ग्रह। ठीक है, जो दूसरा भाग है इसको हम लोग कहते हैं बौने ग्रह, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, अब तीसरा जो भाग है जिसको हम लोग लघु आकाशीय पिंड कहते हैं, यानी लघु पिंड, यानी कि स्मॉल बॉडीज। अब इन स्मॉल बॉडीज में क्या क्या है? इन स्मॉल बॉडीज में धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, क्या है? क्षुद्र ग्रह है, और इसके साथ जो है पुच्छल तारे हैं तथा मेटेरॉइड्स हैं, यानी कि उल्का हैं। कौन से हैं? उल्का। अब इनको जो है अंग्रेजी में मैं बता दे रहा हूँ कि जो धूमकेतु है, फिर क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु को हम लोग कॉमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमेट्स। क्षुद्र ग्रह को हम लोग एस्ट्रॉइड कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। पुच्छल तारे शूटिंग स्टार्स के नाम से जानते हैं। पुच्छल तारों को हम लोग क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं, शूटिंग स्टार्स के नाम से जानते हैं। और जो उल्का है इनको हम लोग मेटियोर्स के नाम से जानते हैं, तो ये जो है लघु पिंड है। बौने ग्रह बहुत सारे हैं। अब बौनों के ग्रह के बारे में इनकी विशेषता हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी बौने ग्रहों में कुछ बौने ग्रहों को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक प्लूटो जो है यम, इसको यम कहते हैं, यम। जैसे कि ये प्लूटो है, प्लूटो पहले जो है इसको ग्रहों की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अभी जो है ये बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है बौने ग्रहों में एक सेरेस है, सेरेस भी एक बौना ग्रह है। और तीसरा जो बौना ग्रह हम बता रहे हैं जिसका नाम है जेना भी एक तरह का बौना ग्रह है, जिसको हम जेना 2003 के नाम से जानते हैं। तो ये बौने ग्रहों में गिने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो परंपरागत यानी कि पारंपरिक ग्रह जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो पारंपरिक ग्रहों में जो है बुध यानी कि मरकरी है, मरकरी के बाद जो है विनस यानी कि शुक्र है, शुक्र यानी कि विनस के बाद जो है मार्स, विनस, उसके बाद जो है पृथ्वी है, पृथ्वी यानी कि अर्थ। इसके बाद जो है पृथ्वी के बाद जो है मार्स है, यानी कि मंगल है, मंगल यानी मार्स है। मार्स के बाद जो है जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति है, बृहस्पति यानी जुपिटर। इसके बाद जो है सैटर्न है, यानी कि शनि है, शनि यानी सैटर्न है। इसके बाद से अरुण है, अरुण यानी कि यूरेनस। इसके बाद जो है वरुण है, यानी कि नेपच्यून।
नेपच्यून, वरुण को हम लोग नेपच्यून के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरह से कुल मिला के कितने जो है ग्रहों की संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 ग्रहों की संख्या हो गई। तो इस तरह से सौर तंत्र में हम देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। सौर तंत्र में परंपरागत ग्रह हैं, बौने ग्रह है, लघु पिंड है, और उन ग्रहों में जो है ये 8 जो है ग्रह हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इन 8 ग्रहों में जो अरुण और वरुण है इनको जो है हम लोग आधुनिक ग्रहों के नाम से जानते हैं। आधुनिक ग्रह इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 19वीं शताब्दी में इनकी खोज हुई थी। अरुण और वरुण को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक यानी कि मॉडर्न प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। प्लैनेट्स, मॉडर्न प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, यानी आधुनिक ग्रहों के नाम से इनको जाना जाता है। किसको, अरुण और वरुण को। ठीक है, अब हम जो है एक एक करके जो है इन ग्रहों के बारे में स्टडी करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। इन ग्रहों के पैटर्न और ग्रहों की जो है स्थिति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्थान पर आपने देखो यहाँ पे मैंने सूर्य बनाया है, सूर्य के बाद मैंने मरकरी के बाद है विनस के बाद है अर्थ के बाद है मार्स के बाद जुपिटर के बाद सैटर्न के बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून, यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और अरुण और वरुण। देखिए ये जो पहले 4 ग्रह हैं, सूर्य के बाद ये पहले आप 4 ग्रह देख रहे हैं, ये पहले 4 ग्रह जो है इनको जो है इनर प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। कौन से प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, या इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, यानी कि पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसको आगे हम अभी बताते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद जो बाद के 4 ग्रह हैं इनको हम लोग कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स, यानी कि बाह्य ग्रह। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं और बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम लोग आउटर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है, क्यों इनको इनर और क्यों आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। देखिए पहले के जो 4 प्लैनेट्स हैं इनसे सूर्य की दूरी जो है बहुत कम है, नज़दीक है। इस वजह से ये ज़्यादा अपेक्षाकृत, इन 4 प्लैनेट्स के अपेक्षाकृत ये ज़्यादा कठोर हैं, और कठोर होने के वजह से ही इसको जो है हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल इंग्लिश में कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। समझ गए दोस्तों, क्या क्या नाम से जाने जाते हैं, इनर प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह, या फिर पार्थिव ग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है जो अगला चार भाग जो है प्लैनेट्स के यानी ग्रहों के हैं, इनको जो है हम लोग आउटर प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। जोवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। या फिर क्यों इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है या क्यों आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी दूरी सूर्य से बहुत अधिक है। और दोस्तों एक बात और भी समझ लीजिएगा कि शुरुआत के जो 4 प्लैनेट्स हैं ये ठोस अवस्था में है, जबकि बाद के 4 प्लैनेट्स हैं ये इनकी अवस्था जो है, इनका जो है भौतिक अवस्था जो है वो ठोस नहीं है बल्कि तरल अवस्था में है। गैसों में या तरल अवस्था में ये उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से ये आउटर जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको जो है हम बाह्य प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। अब नीचे देखिए एक पैटर्न मैंने आपको सजा के लिखा है, इसके क्रम को समझने के लिए, दूरी के हिसाब से इसके क्रम को समझने के लिए जो है मैंने एक पैटर्न लिखा है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। माई में एम है, एम को मतलब मरकरी यानी बुध है, और वेरी में जो है वी है जो कि विनस को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी में ये एफिशिएंस में ई है, जो एफिशिएंट में ई है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। मदर में एम है जो मार्स को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर में जे है जो कि बृहस्पति को यानी कि जे को जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। और फिर इसके बाद सैटर्न में आपने देखा ये एस है जो इस सर्व से यानी कि सर्व के एस से रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा
अस मैंने लिखा है, अस का यू जो है वो यूरेनस को रिप्रेजेंट करता है और न्यूडल्स का यन जो है वो नेपच्यून को रिप्रेजेंट करता है। तो दूरी के हिसाब से मैंने इनका क्रम बताया। अब आप जरा देख लीजिए कि आकार के हिसाब से जो है इनका क्रम क्या हो सकता है। ग्रहों में सबसे, सौर मंडल के ग्रहों में सबसे बड़ा आकार जुपिटर का होता है। ये लगभग पृथ्वी से 300 गुना अधिक भारी, अधिक बड़ा जो है आकार में पृथ्वी से 300 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद जो है सैटर्न का नंबर आता है, सैटर्न यानी कि शनि का नंबर आता है। शनि के बाद जो है यूरेनस का नंबर आता है, यानी कि अरुण का नंबर आता है। यूरेनस यानी कि अरुण का नंबर आता है। अरुण के बाद जो है नंबर आता है नेपच्यून का नंबर आता है, यानी कि वरुण का नंबर आता है। वरुण के बाद जो है नंबर है वो है पृथ्वी का, यानी अर्थ का नंबर है, यानी हमारे प्लैनेट्स का नंबर है जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी का नंबर है। इसके बाद पृथ्वी के बाद जो है वो है विनस, यानी कि शुक्र का नंबर आता है। किसका नंबर आता है दोस्तों? शुक्र का नंबर आता है। शुक्र के बाद जो है मार्स यानी कि मंगल का नंबर आता है। और सबसे अंतिम में जो है मरकरी यानी कि बुध का नंबर आता है। तो इस तरह से इस व्यवस्था को हमने किस तरह से देखा? भार के आधार पर, यानी कि द्रव्यमान भी कह सकते हैं, द्रव्यमान के आधार पर जो है इन प्लैनेट्स को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले जुपिटर, फिर उसके बाद जुपिटर का मतलब बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर विनस यानी कि शुक्र, फिर उसके बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध आता है। ठीक है, मंगल के बाद, वैसे भी दिनों में मंगल के बाद बुध ही आता है। ठीक है, लेकिन मंगल जो है बुध से बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद जरा हम लोग देखें कि दूरी के हिसाब से हमने देख लिया और ये द्रव्यमान के आधार पर भी हमने देख लिया। अब हम पृथ्वी से दूरी के आधार पर देखिए, प्रश्न जो है आपसे कई तरह से घुमा के पूछा जाता है। प्रश्न जो है पृथ्वी से दूरी के आधार पर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो फिर कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे? पहले पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा है? अगर हम इसको अर्थ मान ले रहे हैं तो अर्थ से नजदीक सबसे कौन सा है? कौन सा ग्रह अर्थ के एकदम करीब है? तो वो है शुक्र। कौन सा है? शुक्र, यानी कि विनस। ठीक है, अर्थ से अगर नजदीक की बात करें तो अर्थ से नजदीक कौन सा ग्रह है? अर्थ से नजदीक कौन सा ग्रह है? तो वो ग्रह है शुक्र का। ठीक है, शुक्र। इसके बाद जो है शुक्र के बाद कौन सा नंबर आता है? कौन सा ग्रह जो है अर्थ से नजदीक है? तो वो है मंगल। कौन सा ग्रह है? मंगल, यानी कि मार्स। मार्स के बाद अगर देखा जाए तो नंबर आता है बुध का, यानी कि मरकरी का। किसका आता है दोस्तों? मरकरी, यानी कि बुध का। बुध के बाद नंबर आता है वो है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद जो है नंबर आता है शनि। शनि के बाद नंबर आता है अरुण यानी कि यूरेनस का। और यूरेनस के बाद जो नंबर आता है वो है वरुण यानी नेपच्यून का। ठीक है, तो इस तरह से अगर पृथ्वी के साथ जो है हम इनका क्रम देखते हैं तो सबसे पहले शुक्र आता है, उसके बाद मंगल आता है, फिर बुध आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, अरुण आता है और वरुण आता है। ये क्रम होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यम को कैसे बाहर निकाल दिया गया सौर तंत्र से। उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 2006 में। चेक रिपब्लिक के राजधानी जो प्राग है, प्राग में एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग जो है प्राग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। प्राग कॉन्फ्रेंस। प्राग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। प्राग सम्मेलन 2006 के नाम से जानते हैं। इस प्राग सम्मेलन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसको हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोलकीय संघ। अंतरराष्ट्रीय खगोलकीय संघ, वर्तमान में इसमें 63 मेंबर्स हैं।
मेंबर्स हैं, इन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मेंबर्स के द्वारा ये तय किया गया कि जो प्लूटो यानी कि यम जो है वो ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाए। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी ग्रहों के जो है चक्रण और साथ में सभी ग्रहों के परिक्रमण का एक पैटर्न है, एक तरीका है। इस तरीके को जो है सभी ग्रह आपस में फॉलो करते हैं, लेकिन यम जो था इन ग्रहों के जो है पैटर्न को, इन ग्रहों के परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशंस के पाथ को, रिवोल्यूशन के पथ को जो है क्या करता था, इंटरसेक्ट करता था, काटता था। इस वजह से जो है प्लूटो यानी कि यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया, हटा दिया गया। और इसके बाद इनको जो है 52वें ग्रह की श्रेणी में यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रख दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्राग सम्मेलन था उसमें, प्राग सम्मेलन जो है बेसिकली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो है एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें प्लूटो को जो है एक 52वें ग्रह का दर्जा दे दिया गया और उसको जो है सौर तंत्र के ग्रहों की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, अब हम एक एक ग्रहों के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा ग्रह है, उनकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बुध के बारे में कि यानी कि नियरेस्ट प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट निकटतम ग्रह है। एक विशेषता इसकी यह है कि पूरे 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिनों में दोस्तों? तो ये 88 दिनों में, 88 डेज में, 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिनों में करता है दोस्तों? 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा यानी कि रिवोल्यूशन करता है। सूर्य की रिवोल्यूशन कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, अच्छा, अगर 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है तो इसका मतलब इसका कक्षीय वेग जो है अन्य ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी इसका अन्य ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। क्या है दोस्तों? सबसे ज़्यादा। ये इसकी एक विशेषता है बुध की। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अलावा बुध के पास अपना किसी भी प्रकार का सैटेलाइट्स यानी कि अपना किसी भी प्रकार का उसके पास चंद्रमा नहीं है, यानी अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि इसका अपना कोई भी उपग्रह इसके पास जो है नहीं है। ठीक है, ये बुध की विशेषता है। ये सूर्य के नजदीक है सबसे, लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन इसकी एक विशेषता ये है कि इसका दैनिक तापांतर सब अन्य ग्रहों में सबसे ज्यादा होता है। दैनिक तापांतर अन्य ग्रहों में सबसे ज्यादा, यानी कि डेली टेम्परेचर डिफरेंस सबसे अधिक होता है। रातें जो है लगभग 390 डिग्री सुबह जो है लगभग 390 डिग्री सेल्सियस जो है गर्म होता है और रातें लगभग 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक कम हो जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं इसका दैनिक तापांतर यानी कि टेम्परेचर डेली डिफरेंस जो है इसका कितना है? सबसे अधिक है। ये इसकी विशेषता है। अब इसके बाद जो दूसरा ग्रह है जिसको हम लोग शुक्र कहते हैं, विनस कहते हैं, शुक्र के बारे में। शुक्र की विशेषता ये है कि शुक्र जो है सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह है। मतलब सूर्य से जो है दूरी, डिस्टेंस के आधार पर, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, शुक्र से दूरी के आधार पर जो है ये दूसरा ग्रह है। पहला जो है मरकरी है यानी कि बुध है, दूसरा ग्रह जो है कौन सा है? विनस यानी कि शुक्र है। दूसरी विशेषता यह है कि इसका परिक्रमण और परिभ्रमण लगभग बराबर है, लगभग 243 दिन के बराबर, 243 से 248 दिन के बराबर जो है इसका परिक्रमण और परिभ्रमण काल होता है। ये इसकी विशेषता है। और तीसरी विशेषता यह कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, यानी कि ट्विन्स ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। क्यों ट्विन्स ऑफ द अर्थ कहते हैं? क्योंकि ये आकार में लगभग, मैंने आपको फिगर से भी दिखाया था, आकार में लगभग जो है ये पृथ्वी के आकार के बराबर है, इसलिए इसको ट्विन्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है शुक्र की एक और विशेषता है कि पूर्व से पश्चिम चक्रण। देखिए, पूरे सौर तंत्र में दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, एक शुक्र है और दूसरा जो है अरुण है। अरुण
यानी कि वेनस और यूरेनस, ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका चक्रण जो है अपोजिट डायरेक्शन में उल्टे यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है, या आपको ये भी कह सकते हैं कि इनका चक्रण जो है अन्य ग्रहों के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम होता है, और बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व जो है चक्रण करते हैं। ओके, अगला जो है साय का तारा या भोर का तारा कहते हैं, यानी कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से इन्हें जाना जाता है, शुक्र को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि ये शुक्र जो है पृथ्वी के नज़दीक है, और साथ में जो है पृथ्वी जब रोटेशन करती है तो सामने जो है साय का तारा के रूप में जो है यानी कि इवनिंग स्टार के रूप में जो है शुक्र होता है, और मॉर्निंग स्टार के रूप में भी जो है शुक्र पहले उसको दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद एक इसकी विशेषता ये भी है कि वायुमंडल में इसके जो है 97%, दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक यानी कि 97% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, और सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बहुत ही अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है। इस वजह से जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होने के कारण ही जो है हम ये कह सकते हैं कि शुक्र का जो है सतह का तापमान सबसे अधिक है। और ये सच भी बात है कि पूरे सौर तंत्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सतह का तापमान किसका है? शुक्र का है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ग्लोबल इसके ऊपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है घेरा पाया जाता है, इस वजह से सफ़ेद कलर का चमकता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, इसकी अगली विशेषता यह है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। जैसे मरकरी के पास जो है कोई सैटेलाइट्स नहीं है, उसी तरह शुक्र के पास में भी अपना कोई उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये था शुक्र की विशेषता जिसके बारे में, और पूरे सौर तंत्र में सबसे अधिक शुक्र की ही विशेषता होती है जिसके बारे में क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, और ना हो तो स्क्रीनशॉट जो है इसका आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगली विशेषता हम लोग देखेंगे मंगल की। पृथ्वी की विशेषता हम लोग इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि पृथ्वी को एक चैप्टर के रूप में हमें पढ़ना है, पूरे डिटेल में पढ़ना है। हमारा यूनिक ग्रह है और वो ग्रह है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, तो इसलिए उसको पूरे डिटेल में पढ़ना है। लेकिन उसके बाद जो है मार्स यानी कि मंगल के बारे में, पूरे सौर तंत्र में मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिसका रंग लाल है। रंग लाल होने का मतलब इसके मिट्टी में यानी इसके मृदा में जो है, इसके मिट्टी में यानी इसके सॉइल्स में जो है फेरस ऑक्साइड्स या फिर 2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड भी इसको कहते हैं, आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। यानी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण जो है इसके मृदा का रंग लाल होता है, इसीलिए इसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लाल ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मृदा में जो है आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। दूसरी विशेषता ये है कि ये 687 डे यानी 687 दिन में परिक्रमण यानी सूर्य का परिक्रमा जो है पूरा करता है। पूरा एक जो है सूर्य का चक्कर, एक रिवोल्यूशन जो है वो 687 दिनों में करता है। तीसरी विशेषता यह है कि इसका जो चक्रण है, इसका जो रोटेशन है वो पृथ्वी के चक्रण के लगभग बराबर है। चक्रण यानी कि रोटेशन जो है वो पृथ्वी के रोटेशन के बराबर है, यानी पृथ्वी के चक्रण के लगभग बराबर है। ये भी एक इसकी विशेषता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह जो है जिसका चक्रण यानी जिसका रोटेशन लगभग पृथ्वी के चक्रण यानी रोटेशन के लगभग बराबर है, तो वो कौन सा ग्रह है? वो ग्रह जो है मंगल है। ठीक है, ये भी एक इसकी विशेषता है। चौथी विशेषता यह है इसका झुकाव भी लगभग अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष पर झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी भी 23.5 डिग्री लगभग अपने अक्ष पर झुका हुआ होता है, वैसे मंगल भी जो है अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है। एक विशेषता इसकी ये भी है कि इसके वायुमंडल में, इसके एटमॉस्फेयर में, इसके वायुमंडल में लगभग 95%, कितना दोस्तों? लगभग 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थिति पाई जाती है, लेकिन उतनी घनी मात्रा में नहीं पाई जाती, यानी कि डेंसिटी उतना अधिक नहीं होता है जितना कि शुक्र में पाया जाता है। लगभग 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पाई जाती है।
एक विशेषता इसकी ये भी है कि ये जो ग्रह है इसके ग्रहों पर, इस ग्रहों पर जो है बहुत सारे जो है गड्ढे, बहुत सारे जो है पहाड़ पर्वत जो है आपको दिखाई देंगे। अगर आप टेलीस्कोप से देखते हैं तो इस पर बहुत सारे गड्ढे दिखाई जाते हैं, क्रेटर दिखाई देते हैं जो इनके ऊपर उपस्थित होते हैं। एक निक्स ओलंपिया नामक जो है एक पर्वत पाया जाता है जिसकी ऊंचाई लगभग माना यह जाता है जिसकी ऊंचाई लगभग एवरेस्ट का 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ एवरेस्ट का 3 गुना लगभग है और उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। ये एक ऐसा पर्वत है जो लगभग 3 टाइम्स है, किसके? एवरेस्ट का लगभग 3 टाइम्स है। और इसकी जो है एक और विशेषता यह है कि इस पर जो है एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स के नाम से जाना जाता है। ओलंपस मॉन्स के नाम से जाना जाता है, ज्वालामुखी है। क्या है ये? ज्वालामुखी। ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो मृत है, यानी कि अब इसमें उद्गार नहीं होता है और ये ओलंपस मॉन्स के नाम से जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन का बिंदु बन चुका है, पूछा भी जा चुका है कई बार। देखिए दोस्तों, एक विशेषता इसकी यह भी है कि इसके 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है, इनके 2 उपग्रह जिनका नाम है फोबोस एंड डेमोस। ये 2 उपग्रह जो है इसके हैं, किसके? मार्स के, यानी मंगल के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम क्या है? फोबोस और डेमोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला ग्रह है बृहस्पति। तो आइए देखते हैं बृहस्पति के बारे में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझने के लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति के बारे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि बृहस्पति जिस तरह से बड़ी बात है, उसी तरह बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। तो सबसे पहली बात तो इसकी है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कितना बड़ा? तो आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी से 318 गुना। किससे? पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है ये बृहस्पति। यह अलग बात है कि घनत्व जो है इसका कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जोवियन प्लैनेट्स है, तरल पदार्थों से मिलकर बने हुए प्लैनेट्स हैं, ठोस होते नहीं हैं, इसलिए इनका घनत्व कम होता है। लेकिन पृथ्वी से ये 318 गुना बड़ा है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो मार्स के बाद, यानी दूरी के हिसाब से ये 5वां स्थान प्राप्त करता है, 5वां ग्रह दूरी से। तो दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ये दूरी के आधार पर देखा जाए तो ये 5वां ग्रह होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता यह है कि ये जुपिटर जो है पूरे 12 वर्ष में, लगभग 11 वर्ष 9 महीने में, यानी कि 12 वर्ष में ये सूर्य के चक्कर पूरा करता है। यानी ये जो है अपनी परिक्रमा, किसकी परिक्रमा दोस्तों? तो सूर्य की परिक्रमा ये पूरा करता है 11.9 या 12 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, एक विशेषता ये भी है कि इसका जो वायुमंडल है, बृहस्पति का जो वायुमंडल, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस हैं। कौन से गैस हैं? हाइड्रोजन। लगभग 70% हाइड्रोजन गैस की मात्रा इसमें पाई जाती है। बृहस्पति की यह विशेषता है। ठीक है, तरल अवस्था होने के कारण जो है इस पर जो है किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसकी अगली विशेषता यह है कि पूरे सौर तंत्र में यही एक ऐसा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। यानी सौर तंत्र में सबसे अधिक उपग्रह, सबसे अधिक उपग्रह कहाँ है? सौर तंत्र में। कितने हैं? 67। अब तक जो है इसके 67 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। सौर तंत्र में इसके सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। ठीक है, इसकी अगली विशेषता यह है कि इसका घनत्व जो है पृथ्वी से बहुत कम है। इसका घनत्व जो है पृथ्वी से बहुत कम है। घनत्व बहुत कम।
लेकिन सबसे कम नहीं। सबसे कम घनत्व जो है होता है वो शनि का होता है, ठीक है, शनि का घनत्व सबसे कम होता है। एक विशेषता ये है कि इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है, अगर उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड जो होती है, गैनीमेड या गिनामिड कहते हैं कई जगह पे, तो गिनामिड जो होता है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम क्या है, गिनामिड है, वो जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अच्छा, बृहस्पति और मंगल, मार्स और जुपिटर के बीच में एक चौड़ी पट्टी, लगभग 518 मिलियन किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी पाई जाती है। वो चौड़ी पट्टी है क्या? वही चौड़ी पट्टी जो है क्षुद्र ग्रह है, यानी कि एस्टेरॉइड्स हैं। इन एस्टेरॉइड्स की चौड़ी पट्टी पाई जाती है, वहीं से ये एस्टेरॉइड्स कभी कभी अपने दिशा को जो है भूलकर या अपने दिशा से विमुख होकर और विभिन्न ग्रहों के कक्षाओं में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। यही एस्टेरॉइड जो है मंगल की कक्षाओं में बार बार प्रवेश होते हैं और बार बार उन पर टकरा कर और क्रेटर का निर्माण करते हैं। ये विशेषताएं जो है देखी जाती है किसके अंदर, उन क्षुद्र ग्रहों के अंदर, ठीक है। अब अगला जो ग्रह है जिसका नाम है शनि, शनि के बारे में अध्ययन करेंगे कि शनि है क्या और शनि की विशेषता क्या है। कुछ विशेषताएं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन शनि से आते नहीं हैं और ना ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है बाहरी प्लेनेट से आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो अच्छी तरह से बताते जा रहा हूँ। तो अगला ग्रह है शनि, यानी कि सैटर्न ग्रह। देखिए शनि की विशेषता ये है, सबसे पहली विशेषता ये है कि इसका जो है घनत्व सबसे कम होता है। घनत्व सबसे कम। अब सोच लीजिए इतना कम होता है 0.77 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब इसका घनत्व जो है पानी से भी कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शनि को पानी के ऊपर रख दिया जाए, अगर शनि को पानी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो शनि जो है पानी पर क्या करना शुरू कर देगा, तैरना शुरू कर देगा। तो ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरी चीज, शनि के बाहर जो है बर्फ का, धूल के कण का और कुछ आकाशीय पिंडों के छोटे छोटे महीन टुकड़ों का जो है एक छल्ला पाया जाता है, जिसको शनि के छल्ले कहते हैं। आप इसको चाहें तो इस चित्र के आधार पर देख सकते हैं। शनि ग्रह जब भी आप देखते हैं तो उसके ऊपर आपको एक ऐसा छल्ला दिखाई देता है। इस छल्ले को, यही छल्ला जो है शनि का जो है वलय कहलाता है। द रिंग ऑफ द सैटर्न के नाम से जाना जाता है, यानी वलय यानी कि रिंग के नाम से जाना जाता है। ये जो है शनि की विशेषता है। और शनि में जो है बृहस्पति से ज़्यादा इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन की उपस्थिति पाई जाती है। इसीलिए शनि जो है एक हल्का पीला चमकता हुआ ग्रह होता है। कैसा है? हल्का पीला चमकता हुआ ग्रह, पीला चमकता ग्रह। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि शनि में जो है लगभग 75% जो है इसके वायुमंडल में लगभग 75% जो है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति पाई जाती है। इस वजह से लगभग हल्का पीला चमकता हुआ ग्रह ये होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? शनि के उपग्रहों की संख्या 62 है। 62 उपग्रह शनि में पाए जाते हैं, यानी कि सौर तंत्र का दूसरा ऐसा ग्रह जिसके उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। बृहस्पति के बाद यह इसका नंबर आता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि यूरेनस एक आधुनिक ग्रह है। कौन सा ग्रह है? आधुनिक ग्रह, यानी पहला आधुनिक ग्रह कह सकते हैं। आधुनिक ग्रह, यहाँ पे पहला हम लिख दे रहे हैं या शुरू से ही कहते रहे, पहला आधुनिक ग्रह। क्यों कहते हैं पहला आधुनिक ग्रह? क्योंकि जो है यूरेनस की खोज जो है 1784 ईस्वी में मिशेल हर्शेल के द्वारा किया गया था। यहाँ पे हम हर्शेल लिख दे रहे हैं समझने के लिए, हर्शेल के द्वारा किया गया था। इसकी विशेषता ये है, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यह अपने अक्ष पर जो है 90 डिग्री झुका हुआ होता है। अपने अक्ष पर 90 अंश झुका है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह
यानी कि लेन प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। लेन प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि ये अपने अक्ष पर जो है 90 डिग्री जो है झुका हुआ है। ठीक है, इसकी एक विशेषता ये भी है, यह भी पूर्व से पश्चिम जो है चक्रण करता है, यानी कि रोटेशन करता है। क्या करता है दोस्तों? इसका रोटेशन अपने अक्ष पर कैसा होता है? पूर्व से पश्चिम यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करता है रोटेशंस, बिल्कुल शुक्र की तरह। पहले भी मैं इसको बता चुका हूं। याद रखिएगा दोस्तों, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। इसके उपग्रहों की संख्या क्या है दोस्तों? 27 है, जिसमें टाइटेनियम इसका जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका नाम है टाइटेनियम इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, उपग्रहों की संख्या 27 है और टाइटेनियम सबसे बड़ा उपग्रह है। एक विशेषता इसकी यह भी है कि इसके वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में लगभग 19% मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस दोस्तों? मीथेन गैस पाई जाती है। ये भी एक इसकी विशेषता होती है। ठीक है, ये जो है तमाम विशेषताओं को धारण करते हुए ये था आपका वरुण ग्रह। ये देखते हैं वरुण ग्रह के बारे में। सबसे पहले वरुण की विशेषता ये है कि ये 8वां ग्रह है। कौन सा? 8वां, यानी कि अर्थ प्लैनेट्स है, 8वां ग्रह है, सौर तंत्र का 8वां ग्रह है। और अगर द्रव्यमान के आधार पर देखा जाए तो द्रव्यमान के आधार पर चौथा ग्रह है। चौथा ग्रह किसके आधार पर दोस्तों? द्रव्यमान के आधार पर ये इसे चौथा ग्रह कहते हैं। ठीक है, एक विशेषता ये भी है कि इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन के साथ साथ लगभग 20% जो है 20% मीथेन गैस विद हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ जो है बाकी का जो भाग हाइड्रोजन का होता है। वायुमंडल में लगभग 20% मीथेन गैस हाइड्रोजन के साथ उपस्थित होता है। इसीलिए इसे हरा चमकता हुआ ग्रह कहते हैं। हरा चमकता हुआ ग्रह कहते हैं। यानी आपसे ये अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सौर मंडल का कौन सा जो है ग्रह वो हरा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही, आपका आंसर होगा क्या? हरा चमकता हुआ ग्रह कौन सा है? वरुण है। वरुण की विशेषता है ये। ठीक है, वरुण की एक और विशेषता है कि इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 13। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है ट्राइटन, ऐसे लिख दे रहा हूं, ट्राइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, ट्राइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और इसके कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं वरुण की है। और इस तरह से आपने देखा कि सौरमंडल के जितने भी ग्रह थे उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हमने आपको पूर्ण रूप से समझाया। ठीक है, अब कुछ छोटे आकाशीय पिंडों की बात कर लिया जाए, जहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे आकाशीय पिंडों में देखेंगे क्षुद्र ग्रह, यानी कि पहले तो इसके बारे में मैं बता दूं, क्षुद्र ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड हैं, ये एक ऐसे आकाशीय मलबे हैं जो छोटे छोटे चमकते हुए जो है पृथ्वी और मार्स यानी कि मंगल और जुपिटर के बीच में एक पट्टी के रूप में दिखाई देते हैं, जिनको हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। यह पट्टी लगभग जो है 518 मिलियन किलोमीटर चौड़ी लंबी होती है, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो कठोर चट्टानों की तरह जो है उपस्थित होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। एक बात समझ लीजिएगा कि ये क्षुद्र ग्रह जो है वो कभी कभी जो है अपनी कक्षा से, यानी अपने चक्रण कक्षा से बाहर निकलकर और अलग अलग ग्रहों की कक्षाओं तक पहुंच जाते हैं, यानी कि घूमते हुए जो है अपनी अलग अलग कक्षाओं तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, उन आकाशीय पिंडों को जो है हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमेट्स, यानी कि धूमकेतु।
धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु जो है छोटे छोटे पूंछ वाले, लंबी पूंछ वाले जो है कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। इनकी विशेषता ये है, देखिए पहले तो ये जो कॉमेट्स हैं, ये कॉमेट्स जो है ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक टर्म्स कॉमेट्स से जो है क्रिएट हुए हैं, यानी जन्म लिए हैं। इनको जो है, इनको हम कहते हैं कि लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड, छोटे लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड। इनकी विशेषता ये होती है कि ये जो है इनका सिर हमेशा सूर्य की तरफ होता है, जबकि पूंछ जो है सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। और ये सूर्य की परिक्रमा जो है हमेशा वर्ष भर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य जो है, पूंछ जो इनकी कहाँ होती है, पूंछ जो है सूर्य के विपरीत, जबकि इनका सिर जो है, यानी सिर जो हिस्सा होता है, यानी हेड वाला जो हिस्सा होता है वो सूर्य की ओर होता है। किधर होता है दोस्तों, सूर्य की ओर। तो ये इसकी विशेषता है कि कॉमेट जो होते हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनका पूंछ जो है सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, जबकि इसका शीर्ष हिस्सा जो होता है वो सूर्य की ओर होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि हैले नामक जो है कॉमेट्स है, यानी कि धूमकेतु है, जो हर 76 साल के बाद जो है पृथ्वी के पास से गुजरता है, यानी पृथ्वी को दिखाई देता है। तो इसके पहले जो है हैले नामक उपग्रह 1986, हैले नामक जो है कॉमेट्स 1986 को आया था। अब इसके बाद अगली बार ये 76 साल के बाद जो है हमें दोबारा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ आकाशीय पिंड है जिनके बारे में हमें आपको बताना था। तो दोस्तों आपने अभी तक जो है ये सौर मंडल और साथ में हमारा ब्रह्मांड का आपने चैप्टर देखा। इस चैप्टर्स में वो सभी प्रश्न, वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि एक प्रश्न के रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे ज्योग्राफी के सारे समाधान हमारे पास हैं। हम आपको वो सारे समाधान देंगे। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।